वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। लेकिन हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले देखना होगा क्या वह असंतुलित है, अर्थात कंकाली रासायनिक समीकरण है या नहीं। अगर वह कंकाली रासायनिक समीकरण है तो उसको संतुलित किया जा सकता है, बट अगर नहीं है तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो शुरू करते हैं हम भाई किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। संतुलित करने से पहले हमें चेक करना होता है कि हाँ भाई क्या रासायनिक समीकरण कंकाली है यानी असंतुलित है या नहीं। जस्ट चेक कि हाँ भाई, जैसे इस वाली रिएक्शन को हम चेक करते हैं। जैसे हमारे पास जिंक के अभिकारक परमाणु की संख्या जिंक में 1 है, ठीक है। इधर भी क्या है, जिंक की 1 परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। सल्फर का 1 परमाणु है, इधर भी उत्पाद में भी सल्फर का 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, इधर भी ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। अर्थात बात क्या है, दोनों ओर अभिकारक में भी और उत्पादों में भी दोनों और परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं कि हाँ भाई क्या रासायनिक समीकरण अगली वाली हमारी संतुलित है या फिर असंतुलित है। अगर वो संतुलित होगी कोई बात नहीं, अगर असंतुलित होगी तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, यानी परमाणुओं की संख्या उसमें बराबर करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए लेक्चर को विद न्यू एक्साइटमेंट एंड न्यू टॉपिक, जो कि हमारे पास है कि भाई रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। Oh, shit. जैसे कि अब हमारे पास एक ये रिएक्शन दे रखी है कि हाँ भाई लोहे की अभिक्रिया कराई गई है H2O के साथ, और ये क्या बना रहा है, Fe3O4 बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ भाई क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं। तो सबसे पहले देखें भाई, लोहे के इधर कितने परमाणु, 1, इधर कितने परमाणु, 3। अरे वाह, ये तो यहीं से पता चल गया कि हाँ भाई परमाणु की संख्या, अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है, बराबर नहीं है। तो ये क्या हो गई, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम संतुलित करते हैं। संतुलित करने के लिए सबसे पहला जो चरण था कि जिसमें हमें क्या करना होता है, परमाणुओं की संख्या चेक करनी होती है कि हाँ भाई क्या ये संतुलित है या नहीं। अगर ये असंतुलित है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो लोहे के जो परमाणुओं की संख्या है वो 1 है अभिकारक में और उत्पाद में 3 है। हाइड्रोजन की 2 है, ठीक है, अभिकारक में और उत्पाद में भी 2 है, यानी ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर उत्पाद में कितने हैं, 4 हैं, ये देख रहे हो। और दूसरी बात, आप इसमें एक मेन पॉइंट और समझे, हमें जब भी चेंज करना है, ठीक है, परमाणु की संख्या समान करते हुए, ठीक है, जब भी हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम आगे, ठीक है, इस जगह पर चेंज करेंगे गुणा करके। जैसे कि यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया, तो ये 4 दूनी 8, हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 अभिकारक में, और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, 4। ये जो 4 है ये इधर इसको भी गुणा करेगा और इसको भी गुणा करेगा, ठीक है। 4 दूनी 8 तो हो गई हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4, ठीक है। और हमें कभी भी फॉर्मूले में बेस में कभी भी चेंज नहीं करना है, आधार में चेंज नहीं करना है। जैसे कि H2O है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर 4 है तो H2O4 नहीं लिखूंगा मैं, क्यों, क्योंकि मुझे कभी भी आधार में परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन कहाँ होगा, शुरुआत में, आधार में कभी भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करना, आपने ये मेन टॉपिक मेन कॉन्सेप्ट समझा इस चीज का, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हाँ भाई इनमें सबसे ज्यादा परमाणु में मतलब किसके अनबैलेंस है, ठीक है, किसके असंतुलित है। अब मैंने देखा ऑक्सीजन अभिकारक में तो 1 है, ऑक्सीजन उत्पाद में कितने, 4 है, यानी इनमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करते हैं। अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, 4 से सॉरी चरण 3, जय हो गुरुदेव, बार बार आप ऐसे काम कर रहे हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमने देखा कि हाँ भाई जो हमारे पास कहते हैं ऑक्सीजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणुओं में ज्यादा डिफरेंस है सबसे, तो हम ऑक्सीजन को ही बैलेंस कर देते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है, अभिकारक में 1,
इधर कितना है 4। मैं क्या करूं कि ये बैलेंस हो जाए, मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अभिकारक में है 4 परमाणु लाने पड़ेंगे ऑक्सीजन के। तो यहां पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रारंभ में एक हाइड्रोजन, एक तो ऑक्सीजन था और इधर उत्पाद में 4 ऑक्सीजन थे। हमने क्या करा, 4 से मल्टीप्लाई कर दी किसको, H2O को, जिसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। 4 देखो, 4 ऑक्सीजन इधर आ गए, 4 ऑक्सीजन इधर आ गए। लेकिन अब हमने देखा 4 दूनी 8, ये 4 हाइड्रोजन को भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब अब की बार हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हम क्या करें, अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो भाई 4 दूनी 8, इधर तो 8 है। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु 8 है, इधर कितने हैं 2। क्या करूं कि भाई ये जो है कितने हो जाए, हाइड्रोजन के परमाणु उत्पाद में 8 हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में देखो ऐसा था कि 8 हो गए। ठीक है, 8 परमाणु की संख्या थी किसमें, हाइड्रोजन में। बाद में और उत्पाद में कितनी थी, 2। हमें क्या करना है, इस वाले 2 को 8 बनाना है। क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई हमने क्या करा, Fe तो अभी देख ही नहीं रहे हम, H2O में 4 से ये कर रखा था कि 4 दूनी 8। हमने क्या करा, इधर यहाँ पर इस 4 से गुणा कर दी हाइड्रोजन को। और मैंने आपको पहले ही बताया था, आधार में कभी भी परिवर्तन नहीं करना है। परिवर्तन कहाँ करना है, शुरुआत में। ठीक है, तो भाई अब हमारे पास 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन इधर, ये भी बैलेंस हो गया। अब हमने देखा भाई हमारा बस बेचारा लोहा बचा है, इसको कोई सुधारना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, वरना बेचारा अकेला रह जाएगा। ठीक, तो F यानी लोहा जो है, इधर कहते 3 परमाणु है उत्पाद में और अभिकारक में 1 परमाणु है। तो हम क्या करें कि भाई अभिकारक में भी 3 परमाणु हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे कि यहां पर कर रखा है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, यहां पर ये बैलेंस हो जाती है 3Fe, यानी 3 परमाणु की संख्या 3 से मल्टीप्लाई यहां पर कर दी। 3 से लोहे को इधर मल्टीप्लाई कर दी और 3 परमाणु की संख्या उत्पाद में पहले से ही थी। तो इस तरीके से हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। सॉरी, जो लोहा है, उधर देखो लोहे के 3 परमाणु। अब हमें क्या करना है, चेक करना है कि हाँ भाई परमाणुओं की संख्या सच में, मतलब हमारी जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, वो बराबर हुई है या नहीं। अगर बराबर हो गई है तो हमें क्या करना है, पहले परमाणु की संख्या देख लेनी है कि हाँ भाई ठीक है ना। चेक करते हैं, लोहे के परमाणु की संख्या कितनी है, अभिकारक में 3, उत्पाद में कितनी है 3। हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या 4 दूनी 8, उत्पाद में कितनी 4 दूनी 8। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में 4, इधर कितनी है उत्पाद में 4। तो यानी अब हमारे पास परमाणु की संख्या बराबर हो चुकी है। अब हम लड्डू पेड़े खाएंगे। ठीक है, और इस मेथड को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें हम एक एक तत्व को पकड़ते हैं और उसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, लेकिन आप याद रखें कि हाँ भाई हमें बैलेंस करने के चक्कर में हमारा पिछला वाला तो बैलेंस नहीं, संतुलित नहीं हो गया है। ठीक है, ये भी हमें चेक करते रहना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने गए तो हमारे पास हाइड्रोजन हमारा असंतुलित हो गया, जिसकी वजह से हमें दोबारा हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ा था। ठीक है, एक बात आप याद रखेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तत्व पकड़ना है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, फिर हमें ये देखना है इसकी वजह से कोई और सा तो असंतुलित नहीं हो गया है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम उसको भी बैलेंस करेंगे। ठीक है, और हाँ भाई शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत वहां से करनी है जिसमें परमाणु की संख्या में सबसे ज्यादा डिफरेंस हो। जैसे कि यहाँ पर Fe और Fe में अब उत्पाद में 3 परमाणु थे, लेकिन अभिकारक में 1 परमाणु था। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 का डिफरेंस आ गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 1 परमाणु था और ऑक्सीजन के उत्पाद में 4 परमाणु थे, तो यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ गया। तो यानी सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन में था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है, आराम से धीरे धीरे करके एक एक तत्व को पकड़ते हुए हम सभी तत्वों को बैलेंस कर देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगी संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब फिर उसके बाद लास्ट वाले सेशन, मतलब लास्ट वाले स्टेज में, ठीक है,
लास्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, सब उनकी अवस्थाएं लिखेंगे कि हाँ भी ये किस अवस्था में थी। अब जैसे लोहा है, लोहा कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है, ठीक है। लोहा कौन सी अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में था इस रिएक्शन में, ठीक है। अब जो पानी लिया है, ये पानी नहीं था, जलवाष्प थी। जलवाष्प का फॉर्मूला भी तो H2 होता है। जलवाष्प यानी जल की छोटी छोटी बूंदें जो हमारे वातावरण में उपस्थित होती है, तो वो किसके रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। तो यहाँ पर जो पानी लिया गया है, जलवाष्प ली गई है, वो किसके रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। तो जब लोहे को खुली अवस्था में रखा जाता है तो हमारे पास Fe3O4 बनता है, यानी जंग लगा लोहा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, यानी जंग लगा लोहा, ठीक। और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ठीक। और जो हमारे पास Fe3O4 है, ये भी हमारे पास सॉलिड आता है क्योंकि हमारे पास लोहा सॉलिड में है, ठीक है। Fe3O4 जो फेरिक ऑक्साइड यानी ऑरेंज कलर की परत जो जमती है, ठीक है, जंग की, वो किसमें होती है, Fe3O4 बोला जाता है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक। हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन तो ऑल गैस है ही, तो हमने सबकी अवस्थाएं और लिख दी। जैसे ये S क्या है, सॉलिड होता है, G4 गैस हो गया, और L अगर दिख जाता है तो वो लिक्विड, एक्वस यानी जलीय विलयन, ठीक है। अगर किसी का जलीय विलयन लेते हैं तो वहां पर हम लिख देते हैं एक्वस, ठीक है। ला 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 ला। अब इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार हैं, जिसमें हम उसमें केवल 2 प्रकारों को डिस्कस करेंगे और बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही।